हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन सीरीज। और इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ एंथर और साथ में देखेंगे कि स्ट्रक्चर को हमारी एनसीईआरटी ने किस तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है। ठीक है, इसमें डाइव करने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ। लास्ट टर्म पे हमने ये पढ़ लिया था कि इस पर्टिकुलर पार्ट को हम फिलामेंट बोलते हैं, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है स्टॉक, यानी कि छोटी सी डंडी। और ये जो एंथर वाला पार्ट है, इस स्ट्रक्चर को हम थोड़ा सा और डिटेल में जानेंगे और ये जानेंगे कि ये स्ट्रक्चर बेसिकली है कैसा, है ना। इसके बारे में समझते हैं। तो एक टिपिकल टिपिकल का मतलब एक नॉर्मल मामूली सा जो एक एंथर होता है वो बाइलोब्ड होता है। अब ये बाइलोब्ड क्या होता है, मैं आपको एक टर्मिनोलॉजीज क्लियर कर देता हूँ। देखो, लोब का मतलब होता है, लोब का मतलब होता है चैम्बर। लोब का मतलब क्या होता है? चैम्बर। तो अगर मैंने इसके आगे बाई लगा दिया तो इसका मतलब बाई का मतलब टू, दो, है ना। ये बाई अभी काम वाली बाई नहीं है, बाई का मतलब टू। ठीक है, तो इसका मतलब है सिंपली टू। तो वी आर टॉकिंग अबाउट टू लोब्स और वी आर टॉकिंग अबाउट टू, हम दो चेम्बर्स की बात कर रहे हैं, राइट। तो ये दो चेम्बर्स के कहने का क्या मतलब है? देखिए, जब हम यहाँ पर स्ट्रक्चर में देख रहे हैं तो आपको दिखाई दे रहा है कि एक तो पर्टिकुलर ये पीछे जो छुप रहा है, एक तो ये जो पीछे जो छुप रहा है ये थोड़ा सा पार्ट, जो ये वाला पार्ट है ना, जो, तो ये भी एक लोब है, लोब नंबर सेकंड। और ये क्या हो गया? लोब नंबर फर्स्ट। तो दो लोब्स हैं। क्या है बेटा? दो लोब्स हैं। आप अपनी एनसीईआरटी में भी चेक कर सकते हो, इसमें दो लोब्स हैं। अच्छा, तो इन दोनों लोब्स को टुगेदर हमने क्या बोला है? एंथर बोला है। तो ठीक है, अब हमने क्या करा, इस एंथर के बारे में स्टडी करना है। तो हमने पहले कहा कि भाई एंथर क्या है? बाइलोब्ड है, यानी कि दो लोब्स हैं, दो पर्टिकुलर चैम्बर है। ठीक है, विद ईच लोब हैविंग टू थीका, मतलब एक लोब के अंदर, यानी कि एक चेंबर के अंदर दो थीका प्रेजेंट है। दो थीका प्रेजेंट है, क्या कहना चाह रहे हैं? देखो, ये कहना चाह रहे हैं कि भाई एंथर का जो स्ट्रक्चर होता है ना, अगर आप देखोगे तो ऐसा दिखाई देगा। अच्छा, तो ये एंथर का स्ट्रक्चर ऐसा दिखाई देगा, पर ये समझ में तो आ नहीं रहा भाई, हमने तो अलग तरीके से देखा है। बिल्कुल समझ में आ जाएगा। देखिए, हमने क्या करा है, एंथर को इस तरीके से कट करा है, इस तरीके से कट करा है। और अब हम क्या कर रहे हैं, उसको ऊपर से देख रहे हैं। कट करने के बाद हमने ऐसे ऊपर का जो ढक्कन है, ऊपर का जो टॉप है वो हटा दिया और उसमें हम ऊपर से झांक रहे हैं। तो ऐसे सेक्शन को हम बोलते हैं बेटा ट्रांसवर्स सेक्शन। क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स सेक्शन बोलते हैं। आपके एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है। तो ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ पॉलन ग्रेन या ट्रांसफर सेक्शन ऑफ एंथर, ये हमें देखने को मिलता है हमारी एनसीईआरटी में। ठीक है, तो अब ये थीका क्या होता है? देखिए, ये एंथर का डायग्राम यहां पर दिखा रखा है। तो ये कहना चाह रहे हैं कि ये वाला जो एक पर्टिकुलर पार्ट है, ये दरअसल एक लोब है, और ये वाला जो एक पर्टिकुलर पार्ट है ये दूसरा लोब है। देखिए, यहां पर आपको दिख रहा होगा कि लोब नंबर वन है ये, और लोब नंबर सेकंड है ना, उसके पीछे जो आ रहा है। तो इसी तरीके से ये दो लोब्स हैं। ठीक है भाई, दो लोब्स हैं, समझ में आ गया। अब ये पॉलन सैक और ये सब चीजें क्या है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो हमने एक लोब समझ लिया, एक चेंबर। तो इसका मतलब मैंने आपको बता भी दिया कि ये वाला मैं कह रहा हूं कि एक चेंबर है, वन चेंबर, दिस इज वन चेंबर, है ना। अब इसके अंदर आपको दिखाई दे रहा है, एक तो ये छोटा सा पार्ट है, ये वाला छोटा सा कैविटी बनी हुई है, और एक ये छोटी सी कैविटी बनी हुई है ना। तो दो छोटी सी कैविटी बनी हुई है, इन्हीं कैविटीज को हमने क्या बोल दिया है? थीका बोल दिया। तो ये भी एक थीका है और ये भी एक थीका है। तो कितने, एक लोब के अंदर कितने थीका हो गए? दो थीका हो गए, है ना। तो अगर मैं आपको डायग्राम में आप दिखाऊं, यहां पर आप देखिए, तो बिल्कुल आप अब सही समझ रहे हैं बिल्कुल कि ये एक पर्टिकुलर चेंबर है, मतलब कि लोब है। तो दिस इज वन लोब, और इस लोब के अंदर ये वाला पर्टिकुलर, ये वाला बेटा, ये क्या है? एक थीका है। अभी जो लिखा हुआ है बाकी सब लेवलिंग अभी भूल जाइए, जो मैं एक्सप्लेनेशन आपको स्ट्रक्चर का बता रहा हूँ वो समझिएगा। ठीक है, तो ये एक थीका है, तो ऑब्वियसली नीचे वाला भी थीका हो गया। अब थीका के बीच में गैप भी प्रेजेंट है ना, वो गैप की बात हम बाद में करेंगे, अभी फिलहाल थीका पे कॉन्सेंट्रेट करिए, है ना। तो ये भी एक थीका है, तो एक लोब के अंदर दो थीका। सिमिलरली यहां पर भी कितने थीका हो गए? दो थीका, एक थीका और दो थीका, है ना। तो वन लोब, टू थीका। लेकिन एंथर के अंदर दो लोब्स हैं, एंथर के अंदर दो लोब्स हैं, तो टोटल थीका कितने हो गए? चार थीका हो गए टोटल एक एंथर के अंदर, है ना। तो ओके, अब वापस आते हैं एनसीईआरटी की लाइंस पे। तो ईच लोब हैविंग टू थीका, दैट इज दे आर डाइथिकस। अब यहां पे जो दे का वर्ड मेंशन हुआ है, दे आर डाइथिकस, एक्चुअली लोब्स के बारे में बोल रहा है कि लोब्स जो होते हैं वो डाइथिकस होते हैं, मतलब दो थीका होते हैं एक लोब में। ठीक है, तो एक लोब में दो थीका है, दैट्स व्हाई दे आर डाइथिकस, ये वर्ड बोला गया है। ठीक है, ऑफन मतलब ज्यादातर,
अ लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव। अब लॉन्गिट्यूडनल का मतलब क्या होता है, मैं आपको एक बात समझा देता हूं। देखिए, मान लीजिए कोई भी एक पर्टिकुलर रॉड है, कोई भी एक पर्टिकुलर रॉड है, कोई भी ऐसा लेंथ लंबा सा स्ट्रक्चर है। अगर आप उसको कट करते हैं अलोंग द लेंथ, कैसे कट करते हैं? अलोंग द लेंथ, उसकी लंबाई के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरा पेन है, तो अगर इसमें पेन को लंबाई से कट करूं, तो बेटा ये जो कहलाया जाएगा, ये कहलाया जाएगा लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन बोल सकते हैं, या फिर एक्सेस बोल सकते हैं, कुछ भी। बेसिकली अगर लंबाई से कट हो रहा है लेंथ वाइज, तो दैट इज लॉन्गिट्यूडनल। और अगर मैं इसको ऐसे इस तरीके से कट करूं बीच में से, है ना, जैसा कि मैंने दिखाया, ये होता है बेटा ट्रांसवर्स सेक्शन। ट्रांसवर्स सेक्शन होता है, ट्रांसवर्स सेक्शन कह लीजिए, ट्रांसवर्स एक्सिस कह लीजिए, ये वो होता है। ठीक है। और एक और चीज होती है, आपको पता होना चाहिए, हालांकि यहाँ पे अभी फिलहाल जरूरत नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए। वर्टिकल होता है अप या डाउन, और हॉरिजॉन्टल होता है लेफ्ट या राइट। ठीक है। तो दिस इज हॉरिजॉन्टल एंड दिस इज वर्टिकल। ठीक है। अप या डाउन मतलब वर्टिकल। तो वर्टिकल सेक्शन भी बोल सकते हैं, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन भी बोल सकते हैं, लेकिन लॉन्गिट्यूडनल हम इस बुक में ज्यादा प्रेफर करेंगे। ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव दिखाई दे रहा है। लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव क्या होता है मैं बताता हूं। ओके। लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव का मतलब अलोंग द लेंथ, अलोंग द लेंथ होगा। ठीक है। अब ग्रूव का मतलब देखो, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये वाला जो एक खांचा सा बना हुआ है, एक लाइन जो बीच में हो रही है, ये जो है ना, ये लाइन ऑफ डेहिसेंस जो लिखा, यही है लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव। तो लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव रन रन लेंथ वाइज सेपरेटिंग द थीका। यही लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव जो था वो थीका को सेपरेट कर रहा था। आपने यहां पर भी देखा, देखिए यहां पर ये जो ग्रूव है ना, ये वाला खाली जो जगह है, यही वो जगह है जो कि दो थीका को सेपरेट करता है, और ये पूरी लेंथ वाइज रहता है, पूरी लेंथ में प्रेजेंट रहता है, ये कहना चाह रहे हैं। और हमने यहाँ पर देखा भी, देखिए आप यहाँ पर देख भी सकते हो कि ये पूरी की पूरी लेंथ लेंथ में प्रेजेंट है, देखिए, है ना। तो इसी को हमने बोला लाइन ऑफ डेहिसेंस। अब डेहिसेंस का मतलब क्या होता है? लाइन तो आपको पता है, डेहिसेंस का मतलब होता है रप्चर होना। डेहिसेंस का मतलब होता है बेटा रप्चर होना, फट जाना। ठीक है, दैट्स कॉल्ड रप्चर। ठीक है। तो यहां तक समझ में आया? ठीक है। लेट अस अंडरस्टैंड द वेरियस टाइप्स ऑफ टिश्यूज एंड देयर ऑर्गेनाइजेशन इन द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एन एंथर। एक एंथर के ट्रांसवर्स सेक्शन में हम देखते हैं। ठीक है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से हमने डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज को ऑर्गेनाइज कर रखा है एक पर्टिकुलर एंथर के अंदर। बट बिफोर ऑर्गेनाइज करने से पहले हम क्या पढ़ेंगे? एंथर के स्ट्रक्चर को थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे, जो कि एनसीईआरटी में दे रखा है। ठीक है। द बाइलोब्ड नेचर ऑफ एन एंथर इज वेरी डिस्टिंक्ट इन द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एन एंथर। मतलब अगर जब हम ट्रांसवर्स सेक्शन इस तरीके से कट करके देखते हैं, तो हमें बहुत ही अलग सा स्ट्रक्चर दिखाई देता है। द एंथर इज अ फोर साइडेड टेट्रागोनल स्ट्रक्चर। हमने अभी देखा कि भाई एक थीका ये रहा, एक थीका ये रहा, दूसरा मतलब तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा। तो चार इसमें साइड्स प्रेजेंट हैं और चार स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं, राइट। फोर साइडेड स्ट्रक्चर है, कंसिस्टिंग ऑफ फोर माइक्रोस्पोरेंजिया लोकेटेड एट द कॉर्नर्स, टू इन ईच लोब। हर एक लोब में दो दो कॉर्नर्स प्रेजेंट है। तो टोटल कॉर्नर्स कितने हो गए? चार कॉर्नर्स हो गए। और इन्होंने एक चेम्बर को, एक थीका जो है, बेसिकली चेम्बर भी नहीं, एक थीका जो है, ये वाला जो पार्ट है, इस थीका को, इस थीका के अंदर ये कह रहे हैं ये माइक्रोस्पोरेंजिया है। अभी माइक्रोस्पोरेंजिया क्या होता है बताता हूं। माइक्रोस्पोरेंजिया बोला गया है। ये माइक्रोस्पोरेंजिया को हम बेटा पॉलन सैक भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? पॉलन सैक भी बोल सकते हैं, बात एक ही है। तो ये क्या मतलब है कि पॉलन सैक और माइक्रोस्पोरेंजिया का क्या मतलब है? देखिए, ये कहना चाह रहे हैं कि मतलब ये तो पर्टिकुलर एंथर हो गया। ठीक है, हमने यहाँ से कट करा था, जब हमने इसको ओपन करा हमें थीका दिखाई दिए थे। हम ये कह रहे हैं कि एक थीका को हम माइक्रोस्पोरेंजिया बोलते हैं या फिर पॉलन सैक बोलते हैं, और उसके अंदर डेवलपमेंट होता है। किसका डेवलपमेंट होता है? पॉलन ग्रेन्स का डेवलपमेंट होता है। ये रहा। तो इसका मतलब यह है, ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया है, ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया है, ये वाला भी माइक्रोस्पोरेंजिया हो गया, इसका मतलब ये वाला भी हो गया, तो इसका मतलब ये वाला भी हो, चार माइक्रोस्पोरेंजिया हो गया। ठीक है। तो चारों के अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप करेंगे करेंगे डेवलप करेंगे, और फिर वो एक साथ बर्स्ट होगा, ये कहना चाह रहे हैं। और इनके बीच में कोई लाइनिंग नहीं है, तो एक साथ मिक्स भी हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, मिक्स भी हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। अब बात करते हैं कि चार माइक्रोस्पोरेंजिया हो गए, लेकिन ये माइक्रोस्पोरेंजिया का मतलब क्या है? पॉलन सैक का मतलब क्या होता है?
देखिए, द वर्ड सैक मीन्स बैग। सैक का मतलब क्या होता है? बैग। तो पॉलन बैग है, बेसिकली ये बैग है जिसके अंदर पॉलन ग्रेन डेवलप होंगे। ठीक है, ये बात समझ में आती है। माइक्रोस्पोरेंजिया का मतलब क्या होता है? देखिए, माइक्रोस्पोरेंजिया जो टर्म है ना, वो दो पार्ट से मिलकर बना है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, माइक्रो और स्पोरेंजिया। ठीक है, अब ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया है, मैं इसके बारे में डिटेल में बात करता हूं। अगर हम इसकी संधि विच्छेद करें तो माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल इन स्ट्रक्चर, है ना, और स्पोरेंजिया का मतलब होता है स्पोर प्रोड्यूसिंग चैम्बर। क्या प्रोड्यूसिंग चैम्बर? स्पोर प्रोड्यूसिंग चैम्बर, ऐसा चैम्बर जो कि स्पोर प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, तो दो तरीके के स्पोर्स होते हैं, आपने अभी नहीं पढ़ा इस चीज को, है ना, और लेकिन इस चैप्टर में नहीं पढ़ा, लेकिन आपने 11th क्लास में एक चीज पढ़ी है, क्या? हेट्रोस्पोरस। आपने हेट्रोस्पोरस पढ़ा है, आपने 11th क्लास में जिम्नोस्पर्म पढ़ा है। तो अगर आपको वो कुछ थोड़ा बहुत याद है, तो उसमें हमने कहा था कि भाई मेल का गैमीट छोटा होता है और मोटाइल होता है। मेल का गैमीट छोटा और मोटाइल होता है, फीमेल का गैमीट लार्जर होता है और नॉन मोटाइल होता है ना, हमने ये कहा था। और मेल गैमीट जो है वो फीमेल गैमीट के पास जाता है, हमने ये कहा था। क्योंकि इसका स्ट्रक्चर स्मॉल है, छोटा है, दैट्स वाई इसको क्या नाम दिया है? माइक्रो। और स्पोरेंजिया का मतलब है वो चेम्बर जिसके अंदर उसका स्पोर डेवलप करेगा, मतलब कि पॉलन ग्रेन डेवलप करेगा उसके अंदर, इसलिए नाम के दिया माइक्रोस्पोरेंजिया। तो अगर मैं फीमेल का नाम दूंगा तो फीमेल का नाम क्या दे सकता हूं? मेगा। और चेम्बर तो चेम्बर ही रहेगा, तो ऐसा चेम्बर माइक्रोस्पोर स्पोरेंजिया, गलत स्पेलिंग गलत हो गई, कोई बात नहीं, माइक्रो स्पोरेंजिया। तो स्पोरेंजिया अगेन चेम्बर, और मेगा मतलब बड़ा। तो एक ऐसा चेम्बर जिसके अंदर फीमेल का गैमीट डेवलप होगा, दैट इज मेगा स्पोरेंजियम। सिंपल सी बात है। तो ये एक चेम्बर है जिसके अंदर गैमीट्स वगैरह डेवलप होंगे, है ना, डेवलपमेंट होगा। ठीक है, गैमीट या स्पोर डेवलप होंगे। ठीक है, तो माइक्रोस्पोरेंजिया क्लियर है। तो एंथर जो है फोर साइडेड टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है जिसमें कि चार माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं जो कि चार अलग अलग कॉर्नर पे हैं। ठीक है, अब इसके बारे में बात करते हैं कि यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है कि माइक्रोस्पोरेंजिया फर्दर डेवलप एंड बिकम पोलन सैक। माइक्रोस्पोरेंजिया जो है थोड़ा और डेवलप करते हैं, फिर हम उसको प्रॉपरली पोलन सैक बोल देते हैं। पहले पोलन सैक क्यों नहीं बोल सकते? दरअसल पहले पोलन सैक इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि जो टिश्यू होते हैं वो थोड़े से इमेच्योर होते हैं। टिश्यू जो है थोड़े से इमेच्योर है, अभी हमें समझ में आ जाएगा, अभी आगे पढ़ेंगे। तो दे एक्सटेंड लॉन्गिट्यूडनली ऑल थ्रू द लेंथ ऑफ एंथर एंड आर पैक्ड विद द पोलन ग्रेन। तो अगेन जो पोलन की जो लेंथ, एंथर की जो लेंथ है, उसमें हर जगह पे का क्या प्रेजेंट है बेटा? माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट है, हर एक वॉल पे, वॉल की साइड पे। ठीक है, तो जब हर जगह प्रेजेंट है, लॉन्गिट्यूडनली प्रेजेंट है, तो पोलन ग्रेन भी उसी तरीके से प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, तो इसके बारे में ये बोला जा रहा है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट, जैसा कि मैंने कहा मैच्योर और इमेच्योर, तो ये इमेच्योर स्ट्रक्चर है, और ये वाला पार्ट ये मैच्योर स्ट्रक्चर। ठीक है, अब ये जो इमेच्योर वाला पार्ट है, इसमें हमें क्लियर कट चीजें दिखाई दे जाएंगी कि कौन सी चीज क्या है, बाद में जाके कौन सी चीज क्या बन जाती है वो भी हमें दिखाई देगा। ठीक है, तो अभी हमें पढ़ना है स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, कि माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर क्या होता है और किस तरीके से उसके अंदर अलग अलग लेयर्स होती हैं, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले आता है कनेक्टिव। कनेक्टिव बेसिकली एक पार्ट है जो कि फिलामेंट है ना, फिलामेंट के ऊपर एंथर आता है, हमने पढ़ा है। तो एंथर जो कि बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है जिसके अंदर दो चेम्बर्स हैं, बेसिकली दो लोब्स हैं, उसको फिलामेंट से कौन कनेक्ट करेगा? कनेक्टिव कनेक्ट कर रहा है। तो यानी कि एंथर इज कनेक्टेड टू फिलामेंट बाय द कनेक्टिव, और कनेक्टिव के अंदर बेटा जाइलम प्लस फ्लोएम भी प्रेजेंट होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसके अंदर वैस्कुलर बंडल्स भी प्रेजेंट है, तो दैट मींस कनेक्टिव इज द पार्ट विच इज ब्रिंग, जो कि न्यूट्रिशन का आदान प्रदान कर रहा है, एक्सचेंज जो कर रहा है न्यूट्रिशन का, वो कौन कर रहा है? कनेक्टिव कर रहा है। ठीक है, ओके। उसके बाद एक पार्ट आता है एपिडर्मिस। आई थिंक एपिडर्मिस का फंक्शन आपको पता ही है कि प्रोटेक्शन का काम होता है। एंडोथीसियम, एंडोथीसियम अगेन प्रोटेक्शन का भी काम करता है, और एक और फंक्शन है एंडोथीसियम का कि बेटा जो एंडोथीसियम है ना, वो मॉइस्चर को बाहर नहीं जाने देता, मॉइस्चर को इंटैक्ट रखता है, मतलब कि बचा के अंदर ही रखता है। ठीक है, फिर आता है स्पोरोजिनस टिश्यू। ये एक इंपॉर्टेंट टिश्यू। क्यों क्यों इंपॉर्टेंट टिश्यू है? क्योंकि देखो ये वाला भी स्पोरोजिनस है, ये अंदर का ये भी स्पोरोजिनस है, अंदर का ये भी स्पोरोजिनस है, और ये तो है ही स्पोरोजिनस, लेबल कर रखा है। ठीक है, तो स्पोरोजिनस टिश्यू का मतलब क्या है?
स्पोरोजिनस टिश्यू वो टिश्यू है जो आगे जाके पॉलन ग्रेन बनाएगा, जो आगे जाके पॉलन ग्रेन बनाएगा। और पॉलन ग्रेन किस तरीके से बनेंगे वो भी हम पढ़ेंगे, पर आगे जाके वो पॉलन ग्रेन बनाने वाला है। वो टिश्यू क्या है बेटा, हमारा स्पोरोजिनस टिश्यू है। और इसी स्पोरोजिनस टिश्यू के हम और फंक्शंस भी देखेंगे। आप देखेंगे कि यही डिफ्रेंशिएट करेगा और अलग अलग चीज़ों को बेसिकली बनाएगा। ठीक है, अब पढ़ते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, और ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये भी हम पढ़ेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। तो इन द ट्रांसवर्स सेक्शन, अगेन हमने एक ट्रांसवर्स सेक्शन लिया है। ठीक है, अ टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम अपीयर्स नियर सर्कुलर इन आउटलाइन। तो हमें ये सर्कुलर स्ट्रक्चर दिखाई देता है एक माइक्रोस्पोरेंजियम। देखो यहां पर इन्होंने क्या करा, एक माइक्रोस्पोरेंजियम का सेक्शन लिया, उसको जूम करके आपको दिखाया है ना। तो इसको बोला जा रहा है कि भाई ये ऑलमोस्ट सर्कुलर जैसा, ठीक है, आउटलाइन में। इट इज जनरली सराउंडेड बाय 4 वॉल लेयर्स। 4 लेयर्स हैं, 4 अलग अलग तरह की लेयर्स हैं। ठीक है, ओके। तो एपिडर्मिस पहली हो गई, तो नंबर 1 डाल देते हैं एपिडर्मिस। ठीक है, दूसरी हो गई एंडोथीसियम, सेकेंड इज एंडोथीसियम। फिर आ गई मिडिल लेयर्स। अब ये मिडिल लेयर देखो नहीं है यहाँ पर तो नहीं थी इस जगह पर, है ना। तो ये मिडिल लेयर एक्स्ट्रा है। और ये यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट, लेयर्स लिखा हुआ है एस, तो ये मल्टीपल लेयर्स है, ये चीज ध्यान रखनी है। ठीक है, फिर फाइनली द टेप्टम, जो कि सुपर इंपॉर्टेंट है। ये टेप्टम माइक्रोस्पोर मदर सेल, दरअसल ये लेयर नहीं है, ये सेल, तो इसलिए इसको मैंने स्किप करा है। ठीक है, तो 4 लेयर्स हैं टोटल। कौन कौन सी, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर्स और टेप्टम, ये 4 लेयर्स हैं। ठीक है, द आउटर 3 लेयर्स ऑफ layers perform the function of protection and help in dehiscence of anther to release the pollen grain। कहने का मतलब क्या है कि एपिडर्मिस, एंडोथीसियम और मिडिल लेयर, इनका मेन काम तो बेटा प्रोटेक्शन ही है, इनका काम तो प्रोटेक्शन ही। ठीक है, तो बची क्या फिर, टेप्टम बची। तो जब 3 तरह की जो लेयर्स हैं, 3 टाइप की लेयर्स, इनका काम तो प्रोटेक्शन है, बची टेप्टम। तो टेप्टम क्या फंक्शन कर रही है, क्या ये प्रोटेक्शन नहीं कर रही, नहीं ये प्रोटेक्शन नहीं करती है, ये नरिशमेंट करती है। कैसे करती है अभी बात करते हैं। द इनर मोस्ट वॉल, जो ये इनर मोस्ट लेयर है वॉल के अंदर, ये देखिए यहाँ पर ये वाली टेप्टम। ठीक है, लेयर इज द टेप्टम, सबसे अंदर की टेप्टम। ठीक है भाई, बात समझ में आती है। इट नरिशेस द डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स, ये जो पॉलन ग्रेन डेवलप हो रहे हैं उसको नरिश करती है। और ये इनर मोस्ट है, तो सबसे अंदर की लेयर टेप्टम है और ये पॉलन ग्रेन्स को नरिश करती है। ठीक है, द सेल्स ऑफ द टेप्टम possess dense साइटोप्लाज्म, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। क्यों, टेप्टम के सेल्स की प्रॉपर्टी दे रखी है कि उनका डेंस साइटोप्लाज्म होता है एंड जनरली हैव मोर देन 1 न्यूक्लियस, और एक से ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं। और कितने न्यूक्लियस होते हैं, जनरली वो बाई न्यूक्लिएटेड होता है, मतलब कि 2 न्यूक्लियस होते हैं जनरली। ठीक है, तो मोर देन 1 न्यूक्लियस यानी कि मल्टी न्यूक्लिएटेड है, और बाई न्यूक्लिएटेड भी बोल सकते हो, और इनके पास डेंस साइटोप्लाज्म है। ठीक है, ये बात समझ में आती है। ठीक है, अब एक और चीज समझ में आनी चाहिए कि भाई ये क्या लिख रखा है, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, ये भी समझेंगे, एक एक करके समझते हैं। सॉरी, तो मिडिल लेयर यहाँ पे है, मिडिल लेयर देखो यहाँ पे है मिडिल लेयर। ठीक है, फिर उसके बाद हमें एपिडर्मिस दिखाई दी, हमें टेप्टम दिखाई दिया, हमें एंडोथीसियम दिखाई दिया, सब कुछ यहाँ पर हमने कवर कर लिया। बस एक चीज रह जाती है कि स्पोरोजिनस टिश्यू जो है वो माइक्रोस्पोर मदर सेल में कन्वर्ट होगा, ये चीज अब हम पढ़ेंगे। और ये माइक्रोस्पोर मदर सेल होता क्या है, अब ये पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने पढ़ा, एक बार छोटा सा आपको स्ट्रक्चर वाइज मैं बताना चाह रहा हूँ। सबसे बाहर की साइड है आउटर मोस्ट एपिडर्मिस, उसके अंदर है एंडोथीसियम, उसके अंदर है मिडिल लेयर्स, और सबसे अंदर क्या है, टेप्टम प्रेजेंट है। ठीक है, ओके। अब पढ़ते हैं होता क्या है। व्हेन द एंथर इज यंग, और यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई थी, मैं वो भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। हेल्प इन डेहिसेंस ऑफ एंथर टू रिलीज द पॉलन। यहाँ पे ये एक पर्टिकुलर चीज लिखी थी कि प्रोटेक्शन और डेहिसेंस। डेहिसेंस का मतलब क्या होता है, जब पॉलन ग्रेन जब फटता है तो फटने में भी ये हेल्प करती है। जब पॉलन ग्रेन रप्चर होता है तो उसमें भी ये हेल्प करती है, ताकि पॉलन ग्रेन जो है वो इजीली रिलीज हो जाए हवा में, या जैसे भी रिलीज होना है, हवा में, पानी में, वट, तो इस आसानी से रिलीज हो जाए। ये 3 लेयर्स ये भी इंश्योर करती है। ठीक है, ओके। व्हेन द एंथर इज यंग, जब एंथर यंग है और डेवलप पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुआ, अ ग्रुप ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होमोजीनस सेल्स, कॉम्पैक्टली अरेंज मतलब बिल्कुल टाइटली पैक्ड होते हैं, उसमें इंटरसेलुलर स्पेसेस काफी कम होते हैं, है ना। और होमोजीनस, होमोजीनस का मतलब होता है एक जैसे सेल्स होते हैं, तो उनमें डिफरेंशिएट आप करके नहीं बता सकते कि भाई ये थोड़ा सा लंबा सेल है, ये नहीं, नहीं ऐसा नहीं है, सारे सारे सेल्स ऑलमोस्ट एक जैसे लगते हैं, तो वो हो गया होमोजीनस सेल्स, जिसको हम क्या बोल देते हैं, स्पोरोजिनस टिश्यू बोल देते हैं।
क्या बोलते हैं बेटा, स्पोरोजिनस टिश्यू बोल देते हैं। वो ऑक्यूपाई करता है माइक्रोस्पोरेंजियम में एक सेंटर प्लेस। देखिए यहाँ पर हमने कहा कि भाई एक स्पोरोजिनस प्रेजेंट है, यहाँ पर हमने कहा स्पोरोजिनस टिश्यू प्रेजेंट है, यहाँ पर प्रेजेंट है, यहाँ पर प्रेजेंट है। तो माइक्रोस्पोरेंजियम में सेंटर प्लेस पे क्या प्रेजेंट है, स्पोरोजिनस टिश्यू प्रेजेंट है। ठीक है, मान ली बात। अब ये स्पोरोजिनस टिश्यू आगे जाके थोड़ा सा डेवलपमेंट करता है। कैसे डेवलपमेंट करता है समझते हैं। उसी डेवलपमेंट के थ्रू हमारा पॉलन ग्रेन डेवलप होंगे और इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। तो बेसिकली डेवलप स्पोरोजिनस टिश्यू से अब पॉलन ग्रेन बनाने का काम रहेगा, क्योंकि लेयर्स वगैरह तो ऑलरेडी बन गई थी। अब स्पोरोजिनस टिश्यू से हमें क्या बनाने हैं, सिंपल सिंपल पॉलन ग्रेन बनाने हैं। उस पॉलन ग्रेन बनाने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्या बोलते हैं बेटा, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। अब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हम पढ़ें इससे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूं। एनसीईआरटी में ये चीज गिवन नहीं है पर आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये चीज बाद में गिवन है, मतलब फिलहाल गिवन नहीं है इस पर्टिकुलर पार्ट को रीड करते हुए, कि जो पॉलन ग्रेन है हम उसको बेटा क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोर बोलते हैं। तो पॉलन ग्रेन इज इक्वल्स टू माइक्रोस्पोर, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। तो माइक्रो का मतलब आपको पता ही छोटा है साइज में, और स्पोर का मतलब बेसिकली आपने 11th क्लास में जो पढ़ा है कि स्पोर फॉर्मेशन वाला है ना। तो माइक्रोस्पोर जो है एक छोटा सा स्ट्रक्चर है जो कि हम जिसको क्या बोलते हैं, पॉलन ग्रेन बोलते हैं। ठीक है, तो अगर मैं कहूं कि पॉलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर इक्वल है, मतलब सेम है दोनों, तो मैं क्या कह रहा हूं कि मुझे माइक्रोस्पोर्स जनरेट करने हैं, प्रोड्यूस करवाने हैं। तो मैंने इस प्रोसेस को बोल दिया भाई माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्या बोल दिया, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। और ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहां हो रहा है, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर हो रहा है। दोबारा समझते हैं, माइक्रोस्पोर पॉलन ग्रेन है। माइक्रोस्पोर के प्रोडक्शन का प्रोसेस जो होता है, पॉलन ग्रेन के बनने का जो प्रोसेस है वो होता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, और ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहां पे हो रहा है, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर हो रहा है। मतलब कि जो थीका पढ़ा था हमने जिसको माइक्रोस्पोरेंजियम बोला था, इस माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर हो रहा है। ठीक है, as the anther develops the cells of the sporogenous tissue undergo meiotic divisions to form microspore tetrad। ये अभी समझ में आ जाएगा। तो स्पोरोजिनस टिश्यू से फाइनली क्या बनते हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड बनते हैं। माइक्रोस्पोर में और माइक्रोस्पोर टेट्राड क्या डिफरेंस है अभी समझ में आ जाएगा। तो माइक्रोस्पोर टेट्राड बनते हैं। ठीक है, व्हाट वुड बी द प्लॉइडी ऑफ दीज सेल्स ऑफ टेट्राड, अभी इसका भी आंसर हो जाएगा। तो फिलहाल आपको इतनी बात समझ में आ गई ना कि माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होती है और उसको करने से माइक्रोस्पोर यानी कि पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है भाई, अब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हम आगे पढ़ें इससे पहले हम एक चीज समझ लेते हैं कि हो क्या रहा है। दरअसल ये कहना चाह रहे हैं कि स्पोरोजेनस टिश्यू मान लीजिए 100 है, उसके अंदर स्पोरोजेनस टिश्यू है तो उसके अंदर सेल्स ही होंगे, है ना। आपने पढ़ा है कि सेल्स से टिश्यू बनता है। तो टिश्यू के अंदर मान लीजिए 100 सेल्स है। ठीक है भाई, 100 सेल्स है स्पोरोजेनस वाले। ठीक है, स्पोरोजेनस सेल्स प्रेजेंट हैं 100। ठीक है, अब इन 100 सेल्स के अंदर पता है क्या होगा, मियोसिस होगी, मियोटिक डिवीजन होगा। तो मैं एक सेल के अंदर बना रहा हूं, जैसा एक सेल में होगा वैसे ही 100 सेल्स में होगा। ठीक है, तो मान लीजिए ये एक सेल है। ठीक है, और इसके अंदर अब मियोटिक डिवीजन होगा। मियोटिक डिवीजन मियोसिस बेसिकली आपने वो पढ़ा है कि सबसे पहले दो सेल्स में डिवाइड होता है, फिर और ये फिर फर्दर दो सेल्स में डिवाइड हो जाता है ना बेटा। तो इस तरीके से ये बनता है और यहां पर डिवीजन खत्म हो जाता है। हमने ये पढ़ा था गैमीट के प्रोडक्शन में, या जब कभी भी ऐसा कुछ होता है तो ये यहां पर रुक जाता है। इसके बाद फिर फर्दर ये सेल्स डिवाइड नहीं करते, है ना। तो हमने ये पढ़ा है कि एक से 4 सेल्स बनते। ओके सॉरी, वो रब हो गया। तो एक से अल्टीमेटली कितने बनेंगे, 4 सेल्स बनते हैं, है ना। तो 1 2 3 4। अब एक और चीज पढ़ी थी हमने कि अगर 100 क्रोमोसोम्स हैं इसके अंदर, हमने 11th क्लास में पढ़ा था, तो इसमें 50 50 50 हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे। मान लीजिए अगर 200 तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे। तो ये कहना चाह रहे हैं कि एक स्पोर वाला जो सेल है बेसिकली वो मियोसिस करेगा और 4 सेल बनाएगा। ठीक है, तो अगर 100 हुए तो
100 सेल्स डिवाइड करके 4 बनाएंगे, बिल्कुल। तो मैं कह सकता हूँ 100 इंटू 4 इक्वल्स टू 400। तो 400 क्या बनेंगे, माइक्रोस्पोर बनेंगे या पॉलन ग्रेन बनेंगे, है ना। ओके, तो ये एक क्या है बेटा, पॉलन ग्रेन बनाएगा आगे जाके, लेकिन फिलहाल ये इमेच्योर है। क्या है ये, फिलहाल इमेच्योर है। तो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आप पॉलन ग्रेन माइक्रोस्पोर तो बोल सकते हो, एक ही है, लेकिन माइक्रोस्पोर उसको तब बोलते हैं जब वो इमेच्योर है, और पॉलन ग्रेन उसको तब बोलते हैं जब वो मैच्योर है। थोड़ा सा आई नो कि कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अजीब है, हमारी एनसीईआरटी में इस तरीके से लिखा नहीं है, बट होता ऐसा ही है कि माइक्रोस्पोर तो तब बोल रहे हैं जब वो सेल डिवाइड करके जस्ट बना, अभी मियोसिस करके ही वो सेल बन गया, ठीक है, तब तो उसको माइक्रोस्पोर बोल दिया, ठीक है। और जब वो पूरा का पूरा पॉलन ग्रेन बना लेगा तब तो उसको पॉलन ग्रेन ही बोलेंगे, तब उसको माइक्रोस्पोर नहीं बोलेंगे, ठीक है। ओके, तो माइक्रोस्पोर समझ में आता है कि भाई चलो ठीक है, मान गए बात, जो हैप्लॉइड जो मियोसिस के बाद बना वो माइक्रोस्पोर है, 4 माइक्रोस्पोर बन गए, ठीक है। तो वो 4 माइक्रोस्पोर्स जो होते हैं ना वो बेटा, वो अलग नहीं होते, वो एक साथ चिपके रहते हैं। तो एक माइक्रोस्पोर यहाँ होगा, दूसरा माइक्रोस्पोर यहाँ होगा, तीसरा माइक्रोस्पोर यहाँ होगा, चौथा यहाँ होगा, तो ऐसे करके 4 माइक्रोस्पोर बन जाएंगे। वही चीज हमें यहाँ पर दिखा रखी है। तो दिस इज इन योर बुक गिवन एज द माइक्रोस्पोर टेट्राड। तो दिख गया स्ट्रक्चर माइक्रोस्पोर टेट्राड का। अभी बाकी क्या लिखा है पॉलन, उसको भूल, टेक्स्ट को भूल जाओ। ये डायग्राम है माइक्रोस्पोर टेट्राड का, यानी कि जो मियोसिस करके मैंने 4 सेल्स अलग अलग बनाए थे, बस इतना ध्यान रखना वो अलग अलग नहीं होते, वो एक जगह चिपके रहते हैं, बस इतना ध्यान रखना है। इसी वजह से हम उसको क्या बोलते हैं बेटा, टेट्राड बोलते हैं, क्योंकि 4 हैं। तो इसका मतलब एक स्पोरोजिनस वाला जो सेल था वो क्या बना रहा है, माइक्रोस्पोर टेट्राड बना रहा है, ठीक है। अब माइक्रोस्पोर टेट्राड आगे जाके क्या बना रहा है, आगे जाके माइक्रोस्पोर टेट्राड का एक सेल, हम इस एक सेल की बात कर रहे हैं, इसको हमने माइक्रोस्पोर बोला है। एक माइक्रोस्पोर को हम पॉलन ग्रेन भी बोलते हैं, ठीक है। तो बस आगे जाके बस इतना देखना है कि पॉलन ग्रेन में कैसे कन्वर्ट हो रहा है, बस इतनी सी बात है, ठीक है। ओके, नाउ ईच सेल ऑफ द स्पोरोजिनस टिश्यू इज केपेबल ऑफ गिवन रैंक्स टू माइक्रोस्पोर टेट्राड। जैसे कि हमने पढ़ा, एक सेल जो है स्पोरोजिनस टिश्यू का, वो एक माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाएगा, क्योंकि वो मियोसिस करता है, ठीक है। ईच वन इज अ पोटेंशियल पॉलन और माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो एक जो पर्टिकुलर स्पोरोजिनस सेल का जो स्पोरोजिनस टिश्यू का जो सेल है, एक सेल, उसको हमने कहा कि भाई पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस कर रहा है, तो क्या मैं इसको पॉलन मदर सेल बोल सकता हूँ, क्योंकि प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। मैं इसको माइक्रोस्पोर मदर सेल भी तो बोल सकता हूँ, क्योंकि माइक्रोस्पोर इससे प्रोड्यूस हो रहा है, बात तो एक ही है, बिल्कुल सही है। तो हम इसमें पता क्या यूज करते हैं, आगे पीएमसी बोलेंगे इसको, जो स्पोरोजिनस टिश्यू का जो एक सेल हम ले रहे थे, हम उसको क्या बोलते हैं बेटा, पीएमसी बोलते हैं शॉर्ट के लिए। तो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम अ पॉलन मदर सेल, एक सेल से जब हम पॉलन ग्रेन माइक्रोस्पोर्स बेसिकली बनाते हैं, तो एक सेल से माइक्रोस्पोर्स बना रहे हैं, उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। और उसमें क्या होती है, मियोसिस होती है, मियोसिस के थ्रू ही ये बनते हैं। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम अ पॉलन मदर सेल थ्रू मियोसिस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में हमने क्या करा, माइक्रोस्पोर्स को प्रोड्यूस करा है, जो आगे जाके क्या बन जाएंगे, पॉलन ग्रेन बन जाएंगे, ठीक है। ओके, द माइक्रोस्पोर्स एज दे आर फॉर्म्ड, जैसे जैसे माइक्रोस्पोर जैसे ही बने, आर अरेंज इन अ क्लस्टर ऑफ 4 सेल्स। जैसे कि मैंने कहा अभी माइक्रोस्पोर टेट्राड की फॉर्मेट में बनते हैं, ये रहा माइक्रोस्पोर टेट्राड, है ना, ठीक है। ओके, एज द एंथर मैच्योर एंड डिहाइड्रेट, जैसे जैसे एंथर मैच्योर होता है फिर, और डिहाइड्रेट, डिहाइड्रेट का मतलब है उसके अंदर से वाटर की कमी हो जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाता है उसके अंदर से। द माइक्रोस्पोर्स डिसोसिएट फ्रॉम ईच अदर एंड डेवलप इनटू द पॉलन ग्रेन। तो माइक्रोस्पोर का जो टेट्राड है वो एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं, जो टेट्राड में एक साथ थे ये सारे के सारे अलग अलग हो जाएंगे, ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, और अलग अलग डेवलपमेंट करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। इनसाइड ईच माइक्रोस्पोरेंजियम, अब देखिए हम कह रहे हैं एक माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर की बात चल रही है, एक माइक्रोस्पोरेंजियम जो थीका वाला पार्ट पढ़ा था हमने, several thousands of microspores or pollen grains are formed that are released with the dehiscence of anther। मतलब ये कहना चाह रहे हैं एक जो माइक्रोस्पोरेंजियम है बेटा, उसके अंदर हजारों की तादाद में
माइक्रोस्पोर्स या फिर पॉलन ग्रेन्स जनरेट होते हैं। माइक्रोस्पोर टेट्राड की बात नहीं कर रहे, माइक्रोस्पोर्स की बात कर रहे हैं। तो एक माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर थाउजेंड्स ऑफ पॉलन ग्रेन्स बन के वो रिलीज हो जाते हैं जैसे ही डेहिसेंस यानी कि रप्चर होता है हमारा एंथर। ठीक है, यहां तक कि ये बात है। ठीक है, फिर उसके बाद हम कहते हैं कि भाई पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, पर पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ने से पहले आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया कि पॉलन टेट्राड क्या होता है। ठीक है, ओके, पॉलन टेट्राड समझ में आ गया। अब इसका डेवलपमेंट कैसे कैसे होता है भाई, ये पढ़ना में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो डेवलपमेंट कैसे होता है मैं अब वो कंसिडर करेंगे, पहले हम इस पढ़ेंगे स्ट्रक्चर। ठीक है, तो पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर क्यों पढ़ना जरूरी है, क्योंकि उसका डेवलपमेंट हम तभी समझ पाएंगे। ठीक है, ओके, तो पॉलन ग्रेन के बारे में पढ़ते हैं कि पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर क्या है। देखो हमने अभी तक पढ़ा था माइक्रोस्पोर, अब हम पढ़ रहे हैं पॉलन ग्रेन। तो इसका मतलब हम मैच्योर वाला वर्जन जो होता है पॉलन ग्रेन का वो पढ़ रहे हैं। ठीक है, ओके, द पॉलन ग्रेन रिप्रेजेंट्स द मेल गैमेटोफाइट्स। अब इसका मतलब क्या है, देखिए आपने अगर 11th क्लास अच्छे से पढ़ी है तो आपको एक चीज बहुत ही अच्छी तरीके से पता होगी कि गैमेटोफाइट शब्द का मीनिंग क्या होता है। गैमेटोफाइट शब्द का मीनिंग होता है गैमीट कंटेनिंग स्ट्रक्चर या गैमीट बियरिंग स्ट्रक्चर जो होता है जिसके ऊपर गैमीट, जिसके ऊपर या अंदर गैमीट प्रेजेंट होता है, वो स्ट्रक्चर हमारा क्या होता है, गैमेटोफाइट होता है। जिसके अंदर या ऊपर गैमीट होता है वो गैमेटोफाइट है। तो इसका मतलब पॉलन ग्रेन के अंदर मेल गैमीट प्रेजेंट है। पॉलन ग्रेन मेल गैमीट नहीं है, पॉलन ग्रेन के अंदर मेल गैमीट है। तो इसका मतलब गैमीट किसके अंदर है, पॉलन ग्रेन के अंदर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम इसको क्या बोल सकते हैं कि भाई ये मेल्स का गैमेटोफाइट है, जो प्लांट में जो मेल है उसका गैमेटोफाइट है, तो गैमीट बियरिंग स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि मेल गैमेटोफाइट बताओ कौन सा है, फीमेल गैमेटोफाइट कौन सा है। तो पता होना चाहिए मेल गैमेटोफाइट मतलब पॉलन ग्रेन। ठीक है, इफ यू टच द ओपन anthers of hibiscus जो कि चाइना रोज होता है और any other flower you would find that deposition of yellowish powdery pollen grains on your fingers। मतलब अगर आप चाइना रोज का जो येलो वाला पाउडरिश जो सब्सटेंस होता है अगर आप उसको टच करोगे आपके फिंगर पे येलोइश सब्सटेंस आ जाएगा, पाउडर आ जाएगा, जो कि क्या होता है, pollen grains होते हैं। sprinkle these pollen grains on a drop of water taken on a glass slide and observe under a microscope। तो बेसिकली क्या करना है, जो पॉलन ग्रेन है उसे आपने स्लाइड पे ट्रांसफर कर लिया। जैसे ही हमने स्लाइड पे ट्रांसफर करा फिर उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखा तो हमें स्ट्रक्चर्स जो हैं वो अलग अलग तरीके के बहुत बढ़िया बढ़िया स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे। यू विल बी रियली अमेज्ड एट द वैरायटी ऑफ आर्किटेक्चर्स, शेप्स, साइजेस, कलर, डिजाइंस। तो ये सब हमें देखने को मिलेगा। और ये जो पर्टिकुलर डायग्राम्स आपको दे रखे हैं ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू हमने पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर्स को देखा है।